डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज के इस वीडियो में हम अमेरिकी संविधान के अंतर्गत नियंत्रण और संतुलन संबंधी विषय पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम इसका नियंत्रण और संतुलन का अर्थ बताएंगे। अर्थ क्या है? नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का आशय यह है कि शासन के विविध अंग एक दूसरे की शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि शक्तियों का संतुलन स्थापित हो जाए और सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। अब अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन क्या है? अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने यह विचार था कि शक्ति संतुलन के सिद्धांत को पूरी सीमा तक अपनाने पर शासन का प्रत्येक अंग अपने निश्चित क्षेत्र में असीमित शक्तियाँ प्राप्त कर शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। अतः उनके द्वारा यह निश्चय किया गया कि तीनों अंगों की शक्तियाँ अलग अलग करने के साथ साथ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि एक अंग दूसरे अंग को नियंत्रित करता रहे और ऐसा शक्ति संतुलन स्थापित कर दिया जाए कि कोई भी अंग बहुत अधिक शक्तिशाली न हो सके। वॉयल के शब्दों में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था सोच समझ कर की गई है, जिससे शासन की कोई भी शाखा पागलपन न कर बैठे। नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाने का रूप यह है कि शासन के तीनों अंगों अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से प्रत्येक अंग पर अन्य दो अंगों के द्वारा नियंत्रण रखते हुए ऐसा शक्ति संतुलन स्थापित किया जाता है कि कोई भी अंग बहुत अधिक शक्तिशाली न हो जाए। नियंत्रण और संतुलन के इस सिद्धांत को अमेरिकी कांग्रेस और राष्ट्रपति के पारस्परिक संबंधों में अधिक प्रमुखता के साथ अपनाया गया है और न्यायपालिका के संबंध में स्वाभाविक रूप से अपेक्षाकृत सीमित रूप में अपनाया गया है। सरकार के तीनों अंगों के संबंध में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था का अध्ययन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण अर्थात कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका पर कार्यपालिका और न्यायपालिका किस प्रकार से नियंत्रण करती है, वो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नंबर 1, कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण। हम जानते हैं कि कानून निर्माण की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त है, लेकिन कांग्रेस की इस शक्ति पर राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय का भी प्रतिबंध है। कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति को विलंबकारी निषेधाधिकार यानी वीटो पावर और जेबी निषेधाधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रपति को प्राप्त निषेधाधिकार की यह शक्ति कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्ति पर एक प्रभावी नियंत्रण है, जिसके प्रयोग में समय के साथ वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति को कुछ ऐसे साधन भी प्राप्त हैं जिनके आधार पर कांग्रेस द्वारा किए जाने वाले कानून निर्माण के कार्य को प्रभावित किया जा सकता है। व्यवहार के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा कांग्रेस को संदेश भेजकर राष्ट्र के नाम अपील प्रसारित करके कांग्रेस सदस्यों पर विभिन्न अनुग्रह करके और एक विशेष राजनीतिक दल के नेता के रूप में भी कानून निर्माण के कार्य को प्रभावित किया जा सकता है। कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से भी प्रतिबंधित होती है। संविधान की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसे कानूनों को अवैधानिक या निरस्त घोषित किया जा सकता है जो उनके विचार में संविधान के प्रतिकूल हैं। इस प्रकार कांग्रेस को कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है, लेकिन इस संबंध में उसके द्वारा मनमानी नहीं की जा सकती है। अगला पॉइंट आता है नंबर 2, राष्ट्रपति कार्यपालिका होता है कि शक्ति पर नियंत्रण व्यवस्थापिका और न्यायपालिका किस प्रकार से करती है, वो पहला बिंदु है। तो नंबर 2 है राष्ट्रपति की शक्ति पर नियंत्रण। तो राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन वह प्रशासनिक क्षेत्र में मनमानी करते हुए तानाशाह नहीं बन सकता। कांग्रेस द्वारा अनेक रूपों में राष्ट्रपति की शक्ति पर अंकुश रखा जाता है। सर्वप्रथम राष्ट्र के वित्त पर कांग्रेस का अधिकार है और कांग्रेस राष्ट्रपति द्वारा चाहे गए धन की स्वीकृति देने से इनकार कर राष्ट्रपति की शक्ति पर अंकुश लगा सकती है। व्यवहार में अनेक बार कांग्रेस ने अपनी इस शक्ति का प्रभावशाली रूप से प्रयोग भी किया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति देश की सेना का अध्यक्ष है और वह परराष्ट्र संबंधों का संचालन करता है, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रपति की इस शक्ति पर भी नियंत्रण रख सकती है। संविधान के अनुसार यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई
युद्ध की घोषणा की पुष्टि कांग्रेस करे। इसी प्रकार राष्ट्रपति द्वारा किए गए समझौतों और संधियों की पुष्टि सीनेट के द्वारा अपने 2/3 बहुमत से की जानी आवश्यक है। इस पुष्टि के अभाव में संधियां और समझौते व्यर्थ हो जाते हैं। यह सर्वविदित है कि कांग्रेस द्वारा पुष्टि प्रदान न किए जाने के कारण ही राष्ट्रपति विल्सन अमेरिका को राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना सके थे। इसी प्रकार राष्ट्रपति को बड़े बड़े पदों पर नियुक्तियां करने का भी अधिकार प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग न कर सके, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि नियुक्तियों पर सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति की शक्ति को न्यायपालिका द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के कार्यों का सर्वेक्षण कर सकता है और यदि वे कार्य संविधान की व्यवस्था के प्रतिकूल हो तो उन्हें अवैध भी घोषित कर सकता है। इस संबंध में अगला पॉइंट आता है नंबर 3, न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति पर आंशिक नियंत्रण होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति पर आंशिक नियंत्रण। न्यायपालिका पर भी व्यवस्थापिक और कार्यपालिका के द्वारा सीमित नियंत्रण रखा जाता है। कांग्रेस के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या और उनका वेतन निश्चित किया जाता है और राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। कांग्रेस के द्वारा संघीय न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सीमित किया जा सकता है और कांग्रेस महाभियोग के आधार पर न्यायाधीशों को उनके पद से हटा सकती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय कोई ऐसा निर्णय दे दे जो कांग्रेस की दृष्टि से अनुचित है तो कांग्रेस संविधान में संशोधन करके उसे उचित घोषित कर सकती है और लागू भी कर सकती है। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वे न्यायपालिका द्वारा दंडित किसी व्यक्ति को क्षमा कर दे, उसका दंड स्थगित कर दे अथवा दंड को कम भी कर दे। सरकार के इन अंगों को एक दूसरे से नियंत्रित करने के अतिरिक्त भी कुछ अन्य और नियंत्रण भी हैं। जैसे नंबर 4 पे आता है कांग्रेस के दोनों सदनों का एक दूसरे पर नियंत्रण। कानून निर्माण के क्षेत्र में कांग्रेस के दोनों सदनों को लगभग समान शक्ति प्राप्त है, अतः प्रतिनिधि सभा और सीनेट एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। नंबर 5 संघीय सरकार और राज्य सरकारों का एक दूसरे पर नियंत्रण। संविधान द्वारा स्थापित संघात्मक व्यवस्था में राज्य सरकारों को भी पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए संविधान संशोधन के प्रस्तावों पर 3/4 राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार संघीय सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे को नियंत्रित करते हुए शक्ति संतुलन स्थापित करती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमेरिकी संविधान के अंतर्गत शासन के तीनों अंग एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं और नियंत्रण के साथ साथ शक्ति संतुलन की स्थापित करते हैं। और कोई भी अंग एक दूसरे से पृथक नहीं है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, लेकिन साथ में क्या है, नियंत्रण और संतुलन भी स्थापित किया गया है। धन्यवाद।